आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्नॉक्स एक्सप्लेन में। जैसे ही सूरज चुंजिंग सिटी की फैली हुई छतों के पीछे डूबने लगा, ग्रैंड प्रेसेप्टर के आलीशान मैंशन के अंदर एक रस्मी प्याला भरा गया। यह अर्पण खुद ग्रैंड प्रेसेप्टर के लिए था। वह व्यक्ति जो अपार पावर और सम्मान का मालिक था। उसके आसपास खूबसूरत कॉर्टिज़न्स उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रही थीं। उसका अधिकार पूर्ण था। अनगिनत लोग विशाल हॉल में झुककर उसके सामने नतमस्तक थे। सब एक स्वर में उसकी लंबी उम्र के लिए जश्न मना रहे थे। एक हल्की मुस्कान के साथ वह अपनी 50 साल की यात्रा को याद करता है। एक ऐसा सफर जो शून्य से शुरू होकर पावर की चरम सीमा तक पहुंचा। एक ऐसी कहानी जो अनगिनत ग्रंथों में भी समा न पाए। वह सोच में खो जाता है। जब वह लाइफ एन नाम का एक निर्धन विद्वान था, जो एक साधारण ग्रामीण गांव से गुजर रहा था, वर्तमान में लौटते हुए वह अपने प्याले से सोचते हुए एक घूंट भरता है। उस लंबे और कठिन रास्ते को स्वीकारते हुए जो उसने तय किया था। उसकी नजरें जाती हैं उस भव्य उत्सव पर। धन, विलासिता और अभिमान का ऐसा प्रदर्शन जो मानवीय इच्छाओं की चरम सीमा को दर्शाता है। लेकिन तभी यह परिपूर्ण पल अचानक टूट जाता है। आसमान से आग बरसने लगती है। एक झटके में ग्रैंड प्रेसेप्टर अपनी जगह से उठता है और मैंशन की छत पर पहुंच जाता है। वहां से वह देखता है शहर पर उतरती विनाश की ज्वाला। ऊपर नजर उठाते ही उसे एहसास होता है यह कोई आकस्मिक आपदा नहीं, बल्कि दो अपार पावर वाले प्राणियों की आकाश में चल रही भीषण लड़ाई है। उसके नागरिक इस दृश्य को दिव्य संकेत समझकर खुशियां मना रहे थे, मगर ग्रैंड प्रेसेप्टर के चेहरे पर सिर्फ अविश्वास था। वह जान चुका था ये कल्टिवेटर्स हैं। उसका संयम टूट गया। आंखों में झलकने लगा डर और विस्मय। ऐसे प्राणियों का अस्तित्व ही उसके सारे विश्वासों को चकनाचूर कर रहा था। उनमें से एक था डाओ श्वानज़ी, जिसने ठंडी आवाज में कहा, चोरी हुई कल्टीवेशन मेथड लौटा दो। उसका विरोधी कू होंग कड़वे व्यंग्य से हंसता है। इसी मेथड की कमी के कारण मैं एक सदी से अपने स्तर पर अटका हूँ। डाओ श्वानज़ी गंभीर स्वर में कहता है, गोल्डन को तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन और एकाकी है, जहां अनगिनत कल्टीवेटर्स सदा के लिए फंस जाते हैं। कुहोन की हंसी गूंज उठती है। सदी भर का भाईचारा सिर्फ जिंदा रहने की मामूली आशा के लिए तोड़ दिया गया। फिर उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक उभरती है। वह नीचे बसे शहर की ओर देखता है। डाओ श्वानज़ी भय और क्रोध में चिल्लाता है, कुहोन, तुम क्या करने जा रहे हो? पर अब देर हो चुकी थी। कुहोन की तलवार से भयावह बैंगनी एनर्जी निकलने लगी थी। आखिरी कोशिश में वह एक विशाल अग्नि में ड्रैगन छोड़ देता है। अमर और मॉर्टल एनर्जी की टक्कर अब अनिवार्य थी, इतनी प्रचंड कि कोई भी उसे झेल न सके। बैंगनी और सुनहरी दो विशाल एनर्जीज टकराती हैं, एक चकाचौंध भरे विस्फोट में। ठीक ग्रैंड प्रेसेप्टर के मैंशन के ऊपर विस्फोट से निकली शॉक वेव सब कुछ तबाह कर देती है। शहर को चीरती हुई आगे बढ़ती है। जमीन पर ग्रैंड प्रेसेप्टर और उसके भयभीत मेहमान उस विनाशकारी लहर की सीधी चपेट में आ जाते हैं। उसके चेहरे पर घबराहट की झिलमिलाहट। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वह मलबे में फेंका जाता है। कभी शक्तिशाली रहा वह व्यक्ति, अब बस एक कमजोर कराह बनकर रह गया। खून खांसते हुए वह चारों ओर देखता है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके अनुयायी, सभी की निर्जीव देहें खंडहरों में बिखरी पड़ी हैं। वह अपने जले हुए द्वार के सामने अकेला खड़ा है, मृत्यु और विनाश के बीच अकेला जीवित। उसका कभी समृद्ध शहर अब सिर्फ राख और बिखरे शवों में बदल चुका है। उसे मालूम है बहुत कम लोग बचे होंगे। मलबे के ढेर से टिककर बैठा वह सोचता है, ये सारी तबाही सिर्फ दो कल्टीवेटर्स की वजह से। स्थिति की बेतुकी सच्चाई उस पर चोट करती है और उसकी टूटी हुई हंसी फूट पड़ती है। वह पागलपन भरे स्वर में चिल्लाता है, इस दुनिया में कल्टीवेटर्स कैसे हो सकते हैं? उसका मन अतीत में लौट जाता है, जब वह अधिकारी बना था और अमर मार्ग की खोज में पूरी दुनिया छान डाली थी। उसे याद आता है कैसे उम्र ढलने पर उसने वह खोज छोड़ दी थी, और यह याद उसे भीतर तक तोड़ देती है। वह ऊपर देखता है, आकाश में अब भी टिमटिमा रही कल्टीवेटर्स की पावर को। वह सवाल करता है, क्या ये वही अमर हैं जिन्हें मैं जीवन भर खोजता रहा?
फिर टूटकर वह अपनी शक्ति पुकारता है। नीली बिजली जैसी एनर्जी और प्राचीन चिन्ह उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। वह पुकारता है उस शक्ति का नाम, वानहेन। मंत्र के साथ एक अद्भुत वास्तविकता को मोड़ने वाला सिस्टम सक्रिय हो जाता है। वह सुनता है, चार्ज पूरा हुआ, अब वापसी संभव है। वह मुस्कुराता है। यही उसका अनोखा ट्रेजर था, वानहेन। एक ऐसा सिस्टम जिसमें देवताओं जैसी शक्ति थी, जो उसके वास्तविक अनुभवों को इल्यूजन में बदल देता था और उसे वापस भेज देता था उस क्षण में जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था। उसे याद आता है, यह उसका दूसरा जीवन है, पहले जीवन से बिल्कुल अलग। पहले वह बस एक असफल विद्वान था, जो अंत में व्यापारी बनकर जीवन जी गया। उस जीवन में उसने विवाह किया, परिवार बसाया और मृत्युशैया पर पहुंचकर अपने इस अनोखे ट्रेजर को जागृत किया। उस जागृति ने उसे दूसरा जीवन दिया, एक ऐसा जीवन जिसने उसकी असफलताओं को सीढ़ी बना दिया और अंततः वही बना ग्रैंड प्रेसेप्टर। ये जानकर कि वह दोबारा शुरुआत कर सकता है, वह कमांड को थोड़ी देर के लिए टाल देता है, समझते हुए कि पहले उसे इस तबाह टाइमलाइन में सब कुछ ठीक करना होगा। इसलिए वह एक अंतिम आदेश जारी करता है। यह आदेश उसके विश्वसनीय वुई बटालियन को अनुमति देता है कि वे तबाह शहर को सुरक्षित करें, पुनर्निर्माण शुरू करें और गुप्त रूप से उन 2 कल्टिवेटर्स के किसी भी निशान की तलाश करें। महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे जीवन फिर से क्वेंजिंग सिटी की गलियों में लौट आता है, हालांकि अब वह पहले जैसी चमक नहीं रही। आखिरकार उसके एजेंट्स लौटते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें उन कल्टिवेटर्स का कोई निशान नहीं मिला। इससे इस जीवन में उसकी आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है। अब किसी चीज से जुड़ने को कुछ नहीं बचा, इसलिए वह तय करता है कि अब उसका समय यहाँ खत्म हो गया है। एक बार फिर वह ह्यूनहेन की पावर को पुकारता है। नीली चमकती डेटा स्ट्रीम्स की बाढ़ में घिरा हुआ वह अपने फैसले की पुष्टि करता है कि अब उसे दोबारा शुरुआत करनी है। उसकी दोनों जिंदगियों, युवा स्कॉलर और वृद्ध प्रेसेप्टर का सार एक इकाई में मिलना शुरू हो जाता है। उसकी पिछली सफलताओं और असफलताओं की टूटी हुई यादें उसके चारों ओर घूमती हैं, जबकि उसका अस्तित्व बिखरता जा रहा होता है। जैसे ही उसका रूप उसके युवा स्वरूप में ठोस होता है, वह ऊपर देखता है। उसके भविष्य के लक्ष्यों के नाम साफ हैं, डाओ श्वानजी और कुहोंग। अपने नए उद्देश्य के साथ उसकी आत्मा समय के पार फिर से छलांग लगाती है, ये निश्चय करते हुए कि अपनी अगली जिंदगी में वह उन्हीं इमॉर्टल्स का शिकार करेगा जिन्हें कभी पाने की उसने कोशिश की थी। पहले एंकर ये में लौटते ही लाई का मन उसकी पिछली जिंदगियों की यादों के तूफान में फंस जाता है, जिससे उसका व्यवहार इतना अस्थिर हो जाता है कि उसकी चाची उसे एक भयानक दिखने वाला पोषण पिलाने की कोशिश करती है। सिस्टम उसकी पिछली यात्रा के प्रमुख पलों को चमकाते हुए दिखाता है। दूसरे साल में मेट्रोपॉलिटन एग्जाम पास करना और तीसरे साल में वफादार फॉलोअर्स इकट्ठे करना। ये सिमुलेशन जारी रहता है, दिखाता है कि कैसे उसने एडवांस वेपनरी बनाए और 5वें साल में एक निर्णायक क्षण आया जब उसने लंगा के प्रिंस को बचाया और उसकी गहरी कृतज्ञता अर्जित की। 7वें साल तक उसका अपना बेटा हो चुका था और 10वें साल तक वह लंगा के प्रिंस के हेir के जन्मोत्सव में एक सम्मानित अतिथि था। 15वें साल में सिमुलेशन दिखाता है कि बूढ़े एम्परर की मौत का रास्ता साफ होता है, जिससे उसका सहयोगी प्रिंस ऑफ लंगा सिंहासन पर बैठता है और तुरंत उसे राजधानी बुलाकर पदोन्नति देता है। उसका उदय रुकता नहीं। 18वें साल तक उसकी सैन्य सफलताएं उसे मिनिस्टर ऑफ वॉर और क्राउन प्रिंस के ग्रैंड ट्यूटर के प्रतिष्ठित पद तक पहुंचा देती है। 2 साल बाद वह एक खतरनाक राजनीतिक षड्यंत्र को सफलतापूर्वक सुलझाता है, विचक्राफ्ट स्कैंडल में एम्प्रेस का नाम साफ करते हुए। हालांकि एम्परर प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे उसकी एम्प्रेस से नजदीकियां एक गुप्त संबंध में बदल जाती हैं। ये खतरनाक रिश्ता 25वें साल में दरबार तक रिपोर्ट हो जाता है। ये साजिश अंततः एम्परर चुइंजिंग की हत्या में बदल जाती है, एक ऐसी घटना जो क्राउन प्रिंस को सिंहासन तक पहुंचा देती है और एम्प्रेस को कैद से मुक्त कर देती है। अब जब उसके सहयोगी सर्वोच्च सत्ता में है, वह ग्रैंड ट्यूटर के रूप में सम्मानित होता है और योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रण हासिल करता है, जब तक कि 30वें साल में उसका नाम सम्राट से भी अधिक प्रभावशाली नहीं हो जाता। 31वें साल में उसका प्रभाव पूर्ण हो जाता है जब एम्प्रेस डाजगा उसके पुत्र को जन्म देती है, जिससे उसकी ब्लडलाइन का भविष्य सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन समय अपने साथ सब कुछ ले जाता है।
आने वाले वर्षों में एक एक करके एम्परर, एम्प्रेस दागा, उसकी पत्नी और यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा बेटा भी मर जाते हैं। जैसा कि एंकर ये 50 में भविष्यवाणी की गई थी, वही दो इमॉर्टल्स नीचे उतरते हैं और शहर को नष्ट कर देते हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है और उसके सामने 4 विकल्प प्रस्तुत करता है। 50 साल के सिमुलेशन से निकलकर लाइफ एन कुछ समय के लिए भ्रमित रह जाता है। उसकी वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमा धुंधली पड़ जाती है। वह उस दार्शनिक धुंध को झटकता है और ध्यान केंद्रित करता है मौजूदा व्यावहारिक विषय पर, ह्यूंजियन सिस्टम द्वारा दी गई 4 रिवॉर्ड्स पर। वह पहले 2 विकल्पों का तेजी से विश्लेषण करता है, ये स्वीकारते हुए कि एक पावरफुल आइटम या कल्टीवेशन बेस को बनाए रखना अमूल्य होगा यदि वह इमॉर्टल पाथ चुनता है। तीसरा विकल्प, दशकों की यादें किसी और को देना, बहुत अप्रत्याशित लगता है। इसलिए केवल चौथा विकल्प बचता है, रिवॉर्ड छोड़कर सिस्टम के चार्जिंग प्रोग्रेस को तेज करना। उसे याद है कि सिस्टम का चार्ज उसकी अंतिम लाइफलाइन है, एक स्वचालित रक्षा जो अक्यूमुलेटेड प्रोग्रेस का उपयोग कर घातक प्रहार को निष्प्रभावी करती है। ये वही फंक्शन है जिसने पहले भी उसकी जान बचाई थी। इस निर्णायक सर्वाइवल मैकेनिक के आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है कि चार्जिंग प्रोग्रेस को तेज करना निस्संदेह सबसे समझदारी भरा और रणनीतिक निर्णय है। फैसले की पुष्टि करते ही उसकी स्थिति सामने आती है। मानसिक आयु 166 साल 3 जिंदगियों में फैली हुई और वह नोट करता है कि उसका अपर लिमिट बढ़ गया है। ये सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समझता है कि समय का क्षय कितना खतरनाक है। यादों का विशाल बोझ आत्मा को कुचल सकता है यदि उसकी शक्ति समान रूप से न बढ़े। अपने मन को दृढ़ करते हुए वह इस नई जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य तय करता है, इमॉर्टल कल्टीवेशन के रहस्यों को उजागर करना, उन 2 अस्तित्वों का सामना करके जो 50 साल बाद उतरेंगे। वह योजना बनाना शुरू करता है, समझते हुए कि साधारण हथियारों से आगे वह इमॉर्टल मॉर्टल मायाज़्मा ही शायद एक कमजोर बिंदु हो सकता है जिसे प्रयोग किया जा सके। निष्क्रिय प्रतीक्षा न करने का निश्चय करते हुए वह अपने अन्वेषकों को ईस्टर्न अबिसल रूइंस भेजने का फैसला करता है, वही स्थान जहां से वे कल्टीवेटर्स आए थे। अपने कमरे में खड़ा वह अपने हाथों को देखता है, अच्छी तरह जानता है कि उसकी बुद्धिमत्ता अब मानवीय सीमा से कहीं आगे है और उसकी गणनात्मक क्षमता सदियों के अनुभव से निखर चुकी है। वह सोचता है कि वह पहले ही मॉर्टल अस्तित्व की चोटी पर पहुंच चुका है, एक ऐसा शिखर जहां पावर और प्लेजर का दोहराव अब किसी अर्थ का नहीं। अगर कोई उच्च लक्ष्य न हो तो उसकी अनगिनत जिंदगियां खालीपन में समाप्त हो जाती। लेकिन उन 2 कल्टीवेटर्स के अचानक प्रकट होने ने उसके भीतर एक नई परे की संभावना जगा दी है। इस उद्घाटन से प्रेरित होकर उसके भीतर एक अडिग निश्चय आकार लेता है। वह अमरत्व प्राप्त करेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे कुचल देगा। 2 जिंदगियों के अनुभव से सुसज्जित होकर वह फिर से अपनी यात्रा शुरू करता है। इस बार वह इंपीरियल एग्जामिनेशंस में एफर्टलेस तरीके से ट्रिपल फर्स्ट हासिल करता है, उसका नाम पूरे राज्य में गूंज उठता है। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वह रणनीतिक रूप से वेन काउंटी में नियुक्ति की मांग करता है, जहां वह अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अपने वफादार साथियों की टीम फिर से इकट्ठी करता है। योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हुए वह एक शानदार coup की रचना करता है। एक रेफ्यूजी रिवोल्ट के बहाने पूरे राजपरिवार की हत्या करवा कर असली प्रिंस ऑफ लंगा की जगह एक कल्टिवेटेड डबल रख देता है। अब जब वह डबल पूरी तरह उसके नियंत्रण में है, वह उसी की जगह शादी की रात लेता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रिंसेस ऑफ लंगा से जन्मा एयर उसका अपना खून है। 15 साल बाद जब एम्परर गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, लाइफ एन राजधानी की ओर कूच करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका पपट प्रिंस ऑफ लंगा आसानी से सिंहासन पर बैठ जाए। 20वें साल तक वह अपनी योजना पूरी कर चुका होता है, अपने ही बेटे को सिंहासन पर बैठाकर खुद को फिर से पर्दे के पीछे से सत्ता का सुप्रीम नियंत्रक बना देता है। 15 साल बाद उसकी दीर्घकालिक योजना का फल मिलता है। इमॉर्टल सीकिंग कैंप का एक एजेंट एक महत्वपूर्ण खोज की रिपोर्ट करता है, जो अबिसल रूइंस की धुंध से संबंधित है। वह बताता है कि जब ये धुंध थोड़ी देर के लिए छटती है, उन्होंने टेलीस्कोप से नीचे झांककर उल्टे परिदृश्य और रहस्यमय रोशनी देखी, अब इसकी गहराइयों में चमकती हुई। उसका एजेंट बताता है कि वहां नीचे एक सांस रोक देने वाली अलौकिक दुनिया छिपी है, शानदार शहर, तैरते पहाड़ और आसमान में उड़ते अद्भुत जीव। ये रिपोर्ट उन कल्टिवेटर्स की उत्पत्ति की पुष्टि करती है।
और लाई फैन की उम्रदराज आंखों में एक चमक उभरती है जब वह अपने एजेंट से सबसे अहम सवाल पूछता है, नीचे जाने का रास्ता। हालांकि दी एजेंट निराशाजनक खबर देता है, एक्सप्लेन करता है कि नीचे उतरने का हर अटेम्प्ट विफल हो गया है क्योंकि एक घातक एस्ट्रल विंड उनके सबसे मजबूत आर्मर को भी फाड़ देती है। इस दुर्गम बैरियर के बारे में सुनकर लाई फैंस चुपचाप अपने सबॉर्डिनेट को डिसमिस कर देता है। उसका एक्सप्रेशन अस्पष्ट है। अकेले चांदनी के नीचे खड़े होकर उसे रियलाइज होता है कि अभी के लिए उनकी दुनिया में डायरेक्ट एंट्री असंभव है, जिससे वह मजबूर होकर उनके धुंधले अराइवल का इंतजार करता है। साल बीत जाते हैं और ठीक वैसे ही जैसे उसने इसे सिमुलेशन में जिया था, 50वें साल की रात महान कुआन नेशन पर छा जाती है। मानो क्यू पर हो दो विशाल औरस, एक चटकते गोल्ड की और दूसरी घूमते पर्पल की, राजधानी के ऊपर रात के स्काई में मैनिफेस्ट होती हैं। कू होंग और डाओ चुआनजी के फिगर्स प्रकट होते हैं। पिछली टाइमलाइन से उनका कड़वा कॉन्फ्रंटेशन ठीक वैसे ही नए सिरे से शुरू होता है जैसा उसे याद था, लेकिन इस बार बैटल नीचे सिटी से ऊपर चीखते हुए आग के प्रोजेक्टाइल्स के अचानक मैसिव वॉली से बाधित हो जाती है। पकड़े जाने से पूरी तरह से सरप्राइज, शक्तिशाली कल्टिवेटर कू होंग अवहेलना में दहाड़ता है, नश्वर दुनिया से लॉन्च किए गए दुस्साहसी स्नीक अटैक का सामना करने के लिए मुड़ता है। नीचे स्ट्रीट्स से लाई फैंस के एलीट सोल्जर्स अपनी मैचलॉक गन्स से एक कोऑर्डिनेटेड वॉली दागते हैं, हवा को कल्टिवेटर्स को निशाना बनाते लाइट की स्ट्रीक्स से भर देते हैं। कू होंग तिरस्कार के साथ रिएक्ट करता है, केवल एक जेस्चर से आते हुए प्रोजेक्टाइल्स को अनायास स्टॉप कर देता है, उन्हें साधारण बुलेट्स के रूप में आइडेंटिफाई करता है। एक मैचलॉक गन पकड़कर वो नश्वर लोगों की इंजीन्यूइटी पर हल्का अम्यूजमेंट व्यक्त करता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी के स्थान पर मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स और एक्सप्लोसिव्स का उपयोग करते हैं। अपनी शुरुआती इंटरेस्ट के बावजूद वह वेपन को इस स्पेसिफिक अमर परित्यक्त भूमि के बाहर एक बेकार स्क्रैप मेटल का टुकड़ा बताकर डिसमस कर देता है जहां महान डाउ इनकम्प्लीट है। उसका अम्यूजमेंट स्कॉन में बदल जाता है क्योंकि वह महज नश्वर लोगों की ऑडेसिटी पर स्कॉफ करता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि कोलैटरल डैमेज के बारे में उसे जो भी गिल्ट महसूस हुआ था वह अब गॉन हो गया है। वे बस मौत को बुलावा दे रहे हैं। कंटेम्प्ट की एक लुक के साथ वह सिटी पर एक डेवस्टेटिंग टेक्निक अनलीश करने की प्रिपेयर करता है। अपनी पावर इकट्ठा करके वह फायर ड्रैगन्स रोर अनलीश करता है, शुद्ध गोल्डन फ्लेम से बने एक कलोसल बीस्ट को ग्राउंड की ओर तेजी से भेजता है। जलता हुआ ड्रैगन सिटी पर एक कैटेक्लिज्मिक फोर्स के साथ इम्पैक्ट करता है, पूरे सिटी ब्लॉक्स को एक इन्फर्नो में एंगल्फ कर लेता है। एक विशाल एक्सप्लोजन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, बिल्डिंग्स को लेवल कर देता है और रात को दिन में बदल देता है। इन्फर्नो के भीतर से सोल्जर्स में से एक ऊपर देखता है, उसका एक्सप्रेशन डर के बजाय कंफ्यूजन का है। कू होंग हक्का बक्का है, ये कॉम्प्रहेंड करने में असमर्थ है कि उस मैग्नीट्यूड के अटैक से कोई कैसे सर्वाइव कर सकता था। नीचे देखते हुए वह अपने पूरे शौक में देखता है कि जिन सोल्जर्स ने उस पर अटैक किया था वे न केवल अलाइव हैं, बल्कि आग किसी के बीच लाजली अनहार्म भी हैं। उसका साथी डा शुएंजी शांति से उनके सर्वाइवल का कारण रिवील करता है। बुलेट्स नश्वर ब्लड में भिगोई गई थी, जिससे वे इमॉर्टल मॉर्टल मायाज्मा से दूषित हो गईं जो उनकी टेक्निक्स को कमजोर करता है। खून से सने प्रोजेक्टाइल्स को पकड़े हुए डाओ चुआनजी एक भयानक एक्सप्रेशन के साथ रियलाइज करता है कि यह एक मटिकुलसली प्लान्ड एम्बुश था। सिचुएशन की अजीबोगरीबी और अपने विरोधियों की अनएक्सपेक्टेड प्रिपरेशन को एक्नॉलेज करते हुए दोनों कल्टिवेटर्स तुरंत रिट्रीट करने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही वे भागने वाले होते हैं, नीचे से एक गूंजती वॉइस गूंजती है, उन्हें भागने पर उनकी को फॉर्मेशन मेथड की खबर पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैलाने की थ्रेटनिंग देती है। दोनों कल्टिवेटर्स हवा के बीच में जम जाते हैं, थ्रेट से डिसबिलीफ में स्तब्ध होकर ये वंडर करते हैं कि उनका सबसे कीमती सीक्रेट कैसे लीक हो सकता था। इससे पहले कि वे सिचुएशन को प्रोसेस कर पाते, प्रोजेक्टाइल्स की एक नई वॉली, ये खून जैसे रेड एनर्जी रॉकेट्स की स्ट्रीक्स को पीछे छोड़ते हुए उनकी ओर बढ़ती है। अथक असॉल्ट से एनरेज्ड, कू होंग अटैक का हेड एंड सामना करने के लिए मुड़ता है, चिल्लाता है कि उसका अदृश्य दुश्मन मौत को बुलावा दे रहा है। डेंजर देखकर डाओ श्वानजी अपने साथी को रास्ते से हटने के लिए एक हताश वार्निंग चिल्लाता है, लेकिन टू लेट। खून से सने प्रोजेक्टाइल्स अपना मार्क पाते हैं, कू होंग्स बॉडी से विसरल इम्पैक्ट्स की एक सीरीज में एक्सप्लोड होते हैं।
खून और विसरा की एक भयानक बारिश जलते हुए सिटी पर गिरती है क्योंकि कल्टिवेटर मायाज्मा इन्फ्यूज्ड अटैक से अलग हो जाता है। ग्राउंड पर अनुशासित सोल्जर्स गिरे हुए कल्टिवेटर्स के चारों ओर एक तंग सर्कल बनाते हैं। उनके वेपन्स ट्रेंड और रेडी हैं। ट्रूप कमांडर ग्रैंड ट्यूटर्स मैसेज देता है, अगर वे बिना फाइट के सरेंडर करते हैं तो उनकी लाइव्स को स्पेयर करने की ऑफर करता है। अपने नश्वर रूप से घायल साथी के पास घुटने टेककर डाओ शुएंजी सरेंडर के ऑफर पर केवल कड़वाहट से हंस सकता है। अपने अंत को निकट जानते हुए कू होंग अपनी स्टोरेज रिंग के लिए फंबल करता है। उसकी आंखों में एक हताश अर्जेंसी भरी हुई है। अपनी अंतिम सांस के साथ वह रिंग को डाओ शुएंजीज हैंड में प्रेस करता है, उसे इसे लेने और भागने का अर्ज करता है। उसका बॉडी बेजान हो जाता है। गर्वित कल्टिवेटर की आंखों से लाइफ फीकी पड़ जाती है। जैसे ही वह पेरिशेस होता है, वह अद्भुत आइटम जिसने उसकी डाओ फाउंडेशन बनाई थी, एक गोल्डन क्यू ड्रैगन ब्रांच मैनिफेस्ट्स होती है, इससे पहले कि वह धूल में बदल जाए। ड्रैगन का एसेंस स्काई में डिसिपेट हो जाता है, जहां से वह आया था हेवंस में लौट जाता है। सोल्जर्स कू होंग के भाग्य का रिकाउंट करते हैं। एक 200 साल का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर नश्वर मायाज्मा का उपयोग करके नश्वर लोगों द्वारा मारा गया। उसके कल्टिवेशन बेस और लाइफ स्पैन के बुझ जाने पर उसका बॉडी पेरिशेस होता है और उसका डाउ वैनिशेस होता है। हेवंस में रिटर्न। अब बचे हुए कल्टिवेटर का सामना करते हुए कमांडर सरेंडर के अपने ऑफर को दोहराता है। ग्रैंड ट्यूटर्स वर्ड पर डाओ क्वेंजीज सेफ्टी की गारंटी देता है। एक डिस्टेंस से देखते हुए लाइफ एन को लगता है कि कू होंग्स डेथ के मोमेंट में उसने हेवंस से एक अजीब साउंड सुनी। हालांकि वह इस विचार को डिसमिस कर देता है, इस बात पर लमेंट करता है कि मायाज्मा की अनएक्सपेक्टेड लीथैलिटी का मतलब है कि एक लाइव इमॉर्टल को पकड़ने की उसकी होप अब खो गई है। घिरे हुए और ग्रीफ स्ट्रिकन डैक्वॉन्जी उठता है, यह एक्नॉलेज करते हुए कि उसके भाई के डेड होने के साथ कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसकी आंखें एक अपवित्र लाइट से धधकती हैं क्योंकि वह रेत से उबल रहा है, ऐसे आउटकम को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है। वह अपने अदृश्य दुश्मन की निंदा करता है कि उसने नश्वर लोगों के पीछे छिपकर और घृणित मायाज्मा का उपयोग किया, अपने भाई की डेथ को वर्थलेस बताता है। हवा में असेंड होते हुए वह डिक्लेयर करता है कि चूंकि उन्होंने उसके भाई के अद्भुत आइटम को विटनेस किया है, अब समय आ गया है कि वे उसका आइटम देखें। वह नश्वर आर्मी के ऊपर होवर करता है, उसकी वॉइस पावर के साथ गूंजती है क्योंकि वह अपनी अंतिम विनाशकारी टेक्निक अनलीश करने की प्रिपेयर करता है। एक सिंगल हैंड साइन के साथ वह हेवन और अर्थ के चमत्कारों को अपनी खुद की डाओ फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कॉल करता है। उसके ऊपर स्काई में एक विशाल एथेरियल स्वॉर्ड मटेरियलाइजेस होता है, नीचे के सिटी को छोटा दिखाता है क्योंकि वह उन सभी को इसे विटनेस करने के लिए इनवाइट करता है। विशाल ब्लेड नीचे गिरता है, पर्पल एनर्जी की एक शॉक वेव छोड़ता है जो अपने रास्ते में सब कुछ ऑब्लिटरेट कर देता है। लेकिन अपने छिपे हुए वांटेज पॉइंट से लाइफ एन एक अकेला रियलिटी बेंडिंग वर्ड कहता है, ट्रूथ रिटर्निंग। सिम्युलेशन अचानक एंड हो जाता है और लाइफ एन अपने स्टडी में वापस फेंक दिया जाता है, हाफते हुए क्योंकि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पर एक कल्टिवेटर की ओवरवेलमिंग पावर को प्रोसेस करता है। वह इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करता है, मायाज्मा की पोटेंसी और दोनों कल्टिवेटर्स के बीच अनएक्सपेक्टेडली डीप बॉन्ड से हैरान है। उसका माइंड प्रमुख मोमेंट्स पर फ्लैशबैक करता है। कू होंग ने खुद को सैक्रिफाइस किया और डाओ चुएंजी ने एक सुसाइडल फाइनल अटैक अनलीश किया, ये प्रूव करते हुए कि उनका ब्रदरहुड जेन्युइन था। यह ऑब्जर्वेशन उसे कल्टिवेशन की नेचर के बारे में एक क्रिटिकल रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। गोल्डन को का पाथ एकांत है जो निकटतम एलाइज को भी कॉन्फ्लिक्ट में मजबूर करता है। कल्टिवेशन वर्ल्ड की कठोर रियलिटी से अनडिटर्ड वह इमोर्टैलिटी की अपनी परस्यूट जारी रखने का रिजॉल्व करता है। अपनी मेटिकुलस प्लानिंग और अपने सिस्टम की पावर में कॉन्फिडेंट वह अपने अगले मूव की प्लॉटिंग शुरू करता है। स्ट्रैटेजी में बदलाव पर कंसिडर करते हुए दोनों कल्टिवेटर्स से लड़ने के बजाय शायद वह उनमें से एक को अपनी तरफ जीत सकता है। अपना स्टेटस चेक करते हुए वह नोट करता है कि उसकी मेंटल एज लिमिट अपनी कैप के करीब आ रही है, एक साइन है कि उसका 5वां लाइफ उसकी सोल्स एंड्योरेंस की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। डाइवर्जेंस में इस नई टाइमलाइन का ईयर 35 वह अंतहीन अबिसल रूइंस के किनारे पर खड़ा है, फॉग्स डिस्पर्सल को खुद विटनेस करने के लिए रेडी है।
एक लंबे वेट के बाद कैज़म से एक तेज विंड अरप्ट्स होती है, घने फॉग को क्लियर करती है जिसने इसे 15 इयर्स तक शूट किया था। पाथ साफ होने के साथ वह अपनी आंख पर एक टेलीस्कोप उठाता है, ये रिकॉल करते हुए कि अब इसके भीतर की विजन हर ऑब्जर्वर के लिए यूनिक होती है। गहराई में झांकते हुए उसका स्वागत एक अद्भुत दुनिया से नहीं बल्कि एक डेसोलेट वॉर-टॉर्न लैंडस्केप से होता है जिसके ऊपर खून जैसा रेड स्काई है और उस पर 4 भयानक वर्ड्स ब्रांडेड हैं। द पाथ ऑफ इमोर्टैलिटी इज डेड। वह शॉक में रिकॉइल करता है, उसका माइंड चकरा जाता है क्योंकि वह हताश होकर क्वेश्चन करता है कि न केवल इस जगह पर बल्कि पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड पर क्या भयानक इवेंट आया होगा। एक नए सिमुलेशन में इस बार एंकर ईयर 15 में संघर्ष दशकों पहले शुरू हो जाता है जब कुहोन गुस्से में भौचक के डाओ चुएंजी का सामना करता है। अचानक शहर से मॉर्टल सैनिकों द्वारा दागे गए प्रक्षेपास्त्रों की एक बौछार ऊपर की ओर चीखती करती है जो घोषणा करते हैं कि वे अमर मास्टर डाओ चुएंजी के आदेशों पर काम कर रहे हैं। हमले को सहजता से मोड़ते हुए कुहोन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां अमर मॉर्टल मायाज्मा मौजूद है। वह सवाल करता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतना सही जाल कैसे बिछा सकता था। पक्का यकीन होने पर कि उसे पूरी तरह से धोखा दिया गया है, वह एक शॉक्ड डाओ श्वांजी पर अपना क्रोध निकालता उस पर घिनौनी रणनीतियों का आरोप लगाता है। यह आरोप डाओ चुएंजी के भ्रम को और गहरा कर देता है क्योंकि वह ये समझने की बेताबी से कोशिश करता है कि मॉर्टल उसके नाम पर क्यों लड़ रहे हैं और उन्हें मायाज्मा कैसे मिला। जैसे ही साधक आपस में भिड़ने वाले होते हैं, एक तीसरा पक्ष खुद को प्रकट करता डाओ चुएंजी का सामना करता है और कुहोन को धोखा देने के लिए एक गुप्त समझौते को उजागर करता है। यह आरोप कुहोन को गुस्सा दिलाता है जो दहाड़ता है कि उसके और डोजी के अलावा किसी को भी मूल निर्माण पद्धति के बारे में नहीं पता होना चाहिए जो उनके पास है। यह आउटबर्स्ट डाओ चुएंजी को एक भयानक एहसास की ओर ले जाता है। ये रहस्यमय मॉर्टल किसी तरह उनका सबसे गुप्त रहस्य जानता है। अपनी शानदार हेरफेर जारी रखते हुए मॉर्टल डाओ श्वांजी को उसके कुल की किस्मत के बारे में उकसाता है, जिससे गुस्साया हुआ कल्टिवेटर उसे चुप कराने के लिए एक अटैक शुरू कर देता है। शक्तिशाली वार जमीन पर पड़ता है, उस क्षेत्र को नष्ट कर देता है जहां मॉर्टल खड़ा था। लेकिन जैसे ही धूल छंटती है, डाओ चुएंजी देखता है कि उसके अटैक को एक अजीब बॉक्स जैसी कलाकृति ने रोक दिया जो उसके निशाने को हर नुकसान से बचा रहा था। वह उस अजीब धर्म आर्टिफैक्ट को अविश्वास से घूरता है, यह महसूस करते हुए कि यह मॉर्टल जितना उसने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक सतर्क और तैयार है। अजीब सुरक्षात्मक अवरोध के पीछे से हेरफेर करने वाला अपना मनोवैज्ञानिक हमला जारी रखता है। ये धोखा पूरी तरह से काम करता है। कुहोन को ये यकीन दिलाता है कि डाओ चुएंजी एक सदी से उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, उसकी कीमत चुराने के लिए छिपी हुई चालों का उपयोग कर रहा है। कथित विश्वासघात से तंग आकर कुहोन दौड़ना बंद करने का निर्णय लेता है और अपने अग्नि अजगर के क्रोध की पूरी शक्ति निकालता करता है। उसके शरीर से विनाशकारी सुनहरी एनर्जी का एक प्रवाह निकलता है जो सीधे उसके पूर्व भाई की ओर तेजी से जाता है। जवाब में डाओ चुएंजी शांति से अपनी सांस लेता है, भारी हमले का सामना करने की तैयारी करता है। वह अपनी खुद की तलवार म्यान से निकालता है जो समान रूप से दुर्जय या बैंगनी एनर्जी से चमकती है, टकराव के लिए तैयार। दोनों विशाल शक्तियां एक चकाचौंध कर देने वाली चमक में टकराती हैं। बैंगनी और सुनहरे रंग का एक विनाशकारी विस्फोट एक सुरक्षित दूरी से इस अराजकता का असली मास्टरमाइंड अपना आदेश देता है। ये तय करता है कि डाओ चुएंजी को जीवित छोड़ना बहुत प्रतिशोधी होगा। अपने मॉर्टल सहयोगियों को अब अपने प्रतिद्वंद्वी का साथ देते हुए देखकर कुहोन उल्लासित है। यह मानता है कि डाओ चुएंजी को आखिरकार अपने विश्वासघात के लिए वह मिल रहा है जिसके वह लायक है। डाओ चुएंजी केवल आक्रोश में चिल्ला सकता है। घटनाक्रम से पूरी तरह से हक्का बक्का वह अपने ओपोनेंट को एक मूर्ख कहता है। एक विजयी मुस्कान के साथ कुहोन अपने राइवल का मजाक उड़ाता है कि उसे उसके अपने सहयोगियों ने छोड़ दिया है। उसे खत्म करने के लिए एक नई तकनीक निकालने की तैयारी करते हुए वह आग की जंजीरों का एक पिंजरा बुलाता है जो तुरंत डाओ श्वांजी को घेर लेता है, उसे पूरी तरह से फंसा लेता है। एक चुनौती भरी दहाड़ के साथ डाओ श्वांजी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संचालित करता कच्ची शक्ति से आग की जेल को चूर चूर कर देता है। खुद को मुक्त करते हुए वह हवा में उठ जाता अपनी अंतिम तकनीक के साथ इस धुन को समाप्त करने का निर्णय लेता है। एक शरारती मुस्कान के साथ वह अपनी सिग्नेचर डाओ टेक्निक शानदार और घातक डाओ कुआन को निकालता है।
आकाश में एक अकेली अविश्वसनीय रूप से बड़ी आकाशीय तलवार साकार होती है जो अनजान कुहोंग की ओर गिरती है। कुहोंग अपने राइवल को चुनौती देता है, ये देखने के लिए उत्सुक है कि किसकी पावर बेहतर है और अपनी अंतिम तकनीक अजगर ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी करता है। उसका शरीर एक विशाल सुनहरे अजगर में बदल जाता है जो दिव्य शक्ति के साथ गिरती हुई तलवार का सीधा सामना करता है। ठीक उसी क्षण मॉर्टल लीडर अपने असली इरादे का संकेत देता अपने बलों को कुहोंग की मदद करने का आदेश देता है, लेकिन यह मदद खून से लथपथ प्रक्षेपास्त्रों की एक बड़ी बौछार के रूप में आती है जो सीधे अनजान डाओ चुएंजी पर जोर से लगती है। उसके चेहरे पर भय का भाव छा जाता है क्योंकि वह एक अजीब पावर को अपने शरीर पर हमला करते हुए महसूस करता है। उसका खुद का अद्भुत आइटम क्यू ड्रैगन ब्रांच हिंसक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा है। शाखा उसके सीने के भीतर से फूट पड़ती है, उसकी जड़ें उसके अमर शरीर के माध्यम से मुड़ती और फाड़ती हैं। भीतर से पूरी तरह से भस्म, उसका शरीर उसकी खुद की शक्ति की नींव से घिनौने तरीके से टूट जाता है। जैसे ही उसका जीवन फीका पड़ता है, एक स्वर्गीय आवाज डाओ चुएंजी की मौत की घोषणा करती है, जिसका शरीर नष्ट हो गया है और जिसका डाओ मार्ग गायब हो गया है। एक कल्टिवेटर जिसे उसकी शपथ लिए भाई ने मार डाला। लाइ फैन दृश्य का अवलोकन करता है, उसी आकाशीय आवाज को पहचानता है जिसने पिछली टाइमलाइन में कुहोंग की मौत की घोषणा की थी। अपने राइवल के आखिरकार पराजित होने पर एक थका हुआ लेकिन विजयी कुहोंग उस मॉर्टल का सामना करने के लिए मुड़ता है जिसने उसकी मदद की। लाइ फैन साधक तुरंत उसे पहचानता है जिसकी आवाज सभी दिशाओं से गूंज रही थी। सवाल करता है कि एक महज मॉर्टल ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे की। लाइ फैन शांति से समझाता है कि उसके कार्य निराशा से पैदा हुए थे क्योंकि अमर गुरु के पराजित होने पर उसके क्लैन का निश्चित रूप से विनाश हो गया होता। कुहोंग इस एक्सप्लेनेशन को स्वीकार करता हुआ प्रतीत होता है। ये टिप्पणी करता है कि वह भी एक कठोर दुनिया में जीवित रहने के एक पतले मौके के लिए सिर्फ संघर्ष कर रहा है। एक सांस लेते हुए कल्टिवेटर विलाप करता है कि डाओ श्वानजी सम्माननीय दिखने के बावजूद कोई सिद्धांत नहीं वाला व्यक्ति था जिसने पहले मोर्ताओं को धोखा दिया था। लाइ फैन का चेहरा सदमे से विकृत हो जाता है क्योंकि कुहोंग एक विनाशकारी रहस्य उद्घाटन देता है। उन दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि इस अमर फसेकिन भूमि को कैसे छोड़ा जाए। कुहोंग इसकी पुष्टि करता है, जिससे लाइ फैन हैरान रह जाता है क्योंकि कल्टिवेटर के साथ भागने की उसकी पूरी योजना टूट जाती है। बाद में एक सुरक्षित भूमिगत आश्रय में लाइ फैन अपने अपरिहार्य जेल के बारे में अमर गुरु से सत्य जानने के लिए दबाव डालता है। साधक उपहास करता है, ये स्वीकार करता है कि जहां एक गोल्डन को विशेषज्ञ भागते समय मोर्ताओं की रक्षा कर सकता है, वहीं उसके नींव स्थापना लेवल के किसी व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल असंभव है। ये रहस्योद्घाटन लाइ फैन को कुचल देता है, जिसे बढ़ते भय के साथ एहसास होता है कि उसके लोगों के लिए इस दुनिया को कभी छोड़ने की कोई आशा नहीं हो सकती है। कुहोंग उनके कठोर भाग्य की पुष्टि करता है, ये समझाते हुए कि एक मॉर्टल का कमजोर शरीर उस महान अमर विच्छेदन फॉर्मेशन से कभी नहीं गुजर सकता है जो इस भूमि को सील करता है। हताश लियम पूछता है कि क्या उसके वंशजों के लिए छोड़ना संभव होगा यदि वे अमर मास्टर के समान क्षेत्र तक साधना करने का प्रबंधन करते हैं। साधक हंसने लगता है, ये समझाते हुए कि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होने और मोर्ताओं को अमरता के मार्ग से अलग करने वाले मायाज्मा के साथ यहाँ साधना असंभव है। वह लाइ फैन को हार मानने की सलाह देता है, ये कहते हुए कि मोर्ताओं को साधना का मौका शुरू करने के लिए पहले इस दुनिया को छोड़ना होगा। इस सत्य का भार लाइ फैन पर टूट पड़ता है, जो निराशा में फुसफुसाता है कि मॉर्टल और अमर वास्तव में अलग हो गए हैं हमेशा के लिए। एक अंतिम स्वर के साथ कुहोंग पुष्टि करता है कि बाहर निकलने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, जिससे एक उदास चेहरे वाला लाइ फैन उठकर अपना प्रस्थान लेने के लिए उकसाता है। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति आश्रय से बाहर निकलने के लिए मुड़ता है, कुहोंग उसे देखता है। उसके चेहरे पर भ्रम का एक संकेत होता है, लेकिन जिस क्षण लाइ फैन की पीठ मुड़ती है, साधक के चारों ओर की हवा अमर मॉर्टल मायाज्मा की सुर्ख लाल एनर्जी के साथ फूट पड़ती है। एक दर्द भरी चीख कुहोंग के गले से निकलती है क्योंकि वह अचानक और घातक जाल से पूरी तरह से अचंभित हो जाता है। लाइ मुड़कर देखता है, उसका चेहरा एक ठंडा गणना करने वाला मुखौटा है जो ये घोषणा करता है कि चूंकि अमर और मॉर्टल एक साथ नहीं रह सकते, वह साधक के शब्दों पर कभी भी वास्तव में भरोसा नहीं कर सकता था। जैसे ही सिमुलेशन शुरू होता है, लाइ उस कठोर इतिहास को याद करता है जिसे कुहोंग ने साझा किया था। एक कहानी एक महान परिवर्तन की जो मोर्ताओं के बीच एक रहस्यमय प्लेग से शुरू हुई थी।
यह प्लेग भयानक रूप से कुशल था, उसी आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से फैल रहा था जिस पर साधक निर्भर थे, जिससे उनकी शक्तियां कमजोर होती या गंभीर मामलों में उनके शरीर नष्ट हो जाते। निराशा से प्रेरित होकर प्राचीन साधकों ने प्लेग के कथित स्रोत पर अपना क्रोध मोड़ दिया, सभी मूर्ताओं के खिलाफ नरसंहार का एक विशाल और क्रूर अभियान शुरू कर दिया। लेकिन यह नरसंहार एक घातक गलती थी। प्लेग अब अपने मॉर्टल मेजबानों से मुक्त स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से और भी तेजी से फैला, जिससे और भी अधिक साधकों की मृत्यु हुई। विलुप्त होने का सामना करते हुए जीवित बचे दो गुटों में बंट गए। एक हताश होकर एक इलाज की खोज कर रहा था, जबकि दूसरे ने एक कहीं अधिक कुख्यात समाधान का प्रस्ताव दिया। यह महान माइग्रेशन योजना थी, एक निर्दयी योजना जिसमें पूरी मॉर्टल जाति को उजाड़ स्पिरिट एनर्जी से वंचित छोटी दुनियाओं में निर्वासित करना और उन्हें हमेशा के लिए सील कर देना था। हालांकि ये समाधान अस्थायी था, क्योंकि साधक के अपने वंशजों ने कल्टिवेशन की योग्यता के बिना पैदा होकर एक नई मॉर्टल जनसंख्या बनाई जो अभी भी ले जा रही थी प्लेग की शैडो। ये लंबित पीड़ा जिसका कल्टिवेट साधना करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक विनाशकारी प्रभाव पड़ा, अंततः अमर मॉर्टल मायाज्मा के रूप में जाना जाने लगा। इस निर्वासन के लिए उपयोग किए जाने वाले उजाड़ रेल्म्स, जिनमें वह दुनिया भी शामिल है जिसमें लाइफ एन अब रहता है, एज द इमॉर्टल फॉरसेकन लैंड्स जाने जाने लगे। इस इतिहास को समझते हुए लाई अपनी स्थिति की गहन दुर्लभता को समझता है। ऐसी जगह पर दो साधकों का सामना करना असंभव सौभाग्य की एक निशानी है, लेकिन ये फॉर्चून एक कठोर वास्तविकता से शांत होती है। अपनी जीवनकाल का सिम्युलेट करने की क्षमता के साथ भी वह अभी भी अपने मॉर्टल जीवनकाल से बंधा हुआ है, जो 70 ईयर्स ओल्ड पर तेजी से अपने अंत के करीब आ रहा है। निराशा की एक लहर उस पर छा जाती है। कई जीवन में लगभग 300 वर्षों के प्रयास के बाद वह सवाल करता है कि क्या वह वास्तव में बर्बाद हो गया है, हमेशा के लिए अमर रहने के लिए। उसके आंखों में अवज्ञा की एक अचानक चिंगारी जल उठती है, क्योंकि वह इस भाग्य को स्वीकार करने से इनकार करता है। उसके मन में सवालों की एक नई श्रृंखला बन रही है। बंदी कुहोंग की ओर मुड़ते हुए वह एक बहुत ही विशिष्ट सवाल पूछता है। महान माइग्रेशन के दौरान मूर्ताओं को कैसे ट्रांसपोर्टेड किया गया था? जंजीर में जकड़ा साधक केवल उपहास कर सकता है। ये सवाल करता है कि मौत के इतने करीब ये बूढ़ा व्यक्ति अपने असंभव सपने को क्यों नहीं छोड़ता। लाई ताने को अनदेखा करता है और एक चतुर क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ता है। यदि कुहोंग उसका साधना बेस अब चला गया है, साधना जगत में लौटता है, तो क्या वह अपना अभ्यास फिर से शुरू कर सकता है? साधक के आंखों में रुचि की चमक देखकर लाई फैन अपना प्रस्ताव करता है। उसे वापस जाने का एक रास्ता खोजने में मदद करो और वह कुहोंग को अपने साथ ले जाएगा। कुहोंग क्रोध के साथ फट पड़ता है। उसका अतीत का विश्वासघात उसे इस घातक मॉर्टल प्रस्ताव पर तुरंत संदिग्ध बनाता है, लेकिन लाई फैन उसकी निराशा पर शानदार तरीके से हावी होता है। ऑफर को एक निश्चितता के रूप में नहीं, बल्कि आशा की एक अनमोल झलक के रूप में पेश करता है। लालच काम करता है। कुहोंग मान जाता है। ये समझाता है कि प्राचीन साधकों ने ट्रांसपोर्टेशन धर्म आर्टिफैक्ट्स जैसे उड़ने वाले आर्क्स और शटलों का उपयोग किया था। वह एक बीते हुए युग की बात करता है जब साधना जगत समृद्ध था और ये शानदार जहाज एक महान प्रलय से पहले आकाश को भरते थे, जिसने सब कुछ बदल दिया। लाइफ एंड तेज दिमाग तुरंत इस पर कब्जा कर लेता है। ये सवाल करता है कि क्या यह महान प्रलय वही विचित्र प्लेग था जिसके बारे में कुहोंग ने बात की थी। साधक अपना सिर हिलाता है, जो एक गहरा सत्य प्रकट करता है। मायर्स एस्मा महज एक उत्प्रेरक था। वास्तविक विपत्ति जिसने अधिकांश साधकों का सफाया कर दिया वह कुछ कहीं अधिक बुरा था। लाई रिकॉल्स पिछली जिंदगी में डाओ चुएंजी के शब्दों को, गोल्डन को के लिए एकल मार्ग के बारे में एकमात्र सुराग, टुकड़ों को जोड़ते हुए वह एक भयानक परिकल्पना को आवाज देता है। महान कैलेमिटी एक प्लेग नहीं थी, बल्कि वास्तविकता में एक मौलिक परिवर्तन था जिसने असंभव कर दिया कि एक से अधिक व्यक्ति एक ही टेक्निक की साधना कर सकें। एक कठोर भाव के साथ कुहोंग पुष्टि करता है कि मूर्ताओं की पागल थियरी बिल्कुल सही है। वह प्राचीन काल को एक स्वर्ण युग के रूप में वर्णन करता है, जहां अनगिनत संप्रदायों ने खुले तौर पर शिष्यों की सेनाओं को अपनी कलाएं सिखाईं। यह एक जीवंत दुनिया थी जहां डिसाइपल्स अभ्यास कर सकते थे और अंतर्दृष्टि साझा कर सकते थे, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में एक साथ मजबूत हो रहे थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। साधकों ने एक भयानक संबंध खोजा, यह महसूस करते हुए कि उनकी साधना की गति विपरीत आनुपातिक थी। जितने लोग एक ही पद्धति का अभ्यास कर रहे थे, उनकी समाज की पूरी नींव रातों रात ढह गई। प्रगति रुकने और जीवन काल कम होने के साथ
मास्टर्स, अप्रेंटिसेस एंड ब्रदर्स इन आर्म्स डाउ मार्ग के लिए एक हताश युद्ध में एक दूसरे पर पलट पड़े। दुनिया एक क्रूर फ्री फॉर ऑल में उतर गई जहां सेम टेक्निक का प्रैक्टिसिंग करने वाला हर कोई एक मॉर्टल दुश्मन था जिसे खत्म किया जाना था। कु हॉन समझाता है कि भागना असंभव था क्योंकि सेम मेथड का प्रैक्टिसिंग करने वाले कल्टिवेटर्स एक दूसरे के स्थान को सहज रूप से महसूस कर सकते थे। इस रहस्योद्घाटन से हैरान लाइफ एंड सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, इस तरह की प्रतिकूल दुनिया में साधक अब अभ्यास भी कैसे करते हैं। कु हॉन समझाता है कि आधुनिक साधकों के पास केवल कुछ ही विकल्प हैं। पहला मिरियड इमॉर्टल्स अलायंस में शामिल होना है। यह अलायंस योगदान पॉइंट्स के एक सख्त सिस्टम पर काम करता है जिससे साधकों को अधूरे खंडित टेक्निक्स के लिए मिशनों और संसाधनों का आदान प्रदान करने की अनुमति मिलती है। दूसरा ऑप्शन 5 एल्डर्स काउंसिल में शामिल होना है, एक संगठन जो एक बाध्यकारी सोल कंट्रैक्ट के तहत पूर्ण गुलामी के बदले में साधना पद्धतियां प्रदान करता है। लाइफ एंड इंद्रियों को इस सिस्टम में एक कमी महसूस होती है। ये सवाल करता है कि साधना पद्धतियां इतने उपलब्ध क्यों लगते हैं यदि वे इतने संघर्ष का स्रोत हैं। एक कड़वी मुस्कान के साथ कु हॉन क्रूर सत्य को प्रकट करता है, इन पावर्स द्वारा प्रदान की गई सभी मेथड्स जानबूझकर अधूरी हैं, उनकी सीमाएं उच्च क्षेत्रों से बहुत नीचे सीमित हैं। एक निश्चित चरण से आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि कई कंडेंसेशन से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक, एक साधक को अपनी वर्तमान मेथड को छोड़ना होगा और एक नई खंडित मेथड के साथ फिर से शुरू करना होगा। लाइफ एंड भौहें सिकोड़ता है, एक सिस्टम से हताश है जो बनाता है कि हर सफलता के साथ सभी पिछले प्रयास बेकार हो जाते हैं। लेकिन कु हॉन उस रहस्य को प्रकट करता है जो इस पूरे नाजुक सिस्टम को एक साथ पकड़ कर रखता है। सुप्रीम प्राइमोर्डियल ट्रू स्क्रिप्चर का एक अंश। ये शास्त्र एक साधना कला नहीं है बल्कि एक चमत्कारी टेक्निक है जो एक साधक को अपनी वर्तमान क्षेत्र को छिन्न भिन्न करने और विनाशकारी नुकसान के बिना एक नई मेथड पर बदलने की अनुमति देता है जिससे वे जल्दी से अपनी पावर वापस पा सकें। लाइफ एंड आंखें सिकुड़ जाती हैं सन की समझ के साथ। इतने सुविधाजनक समय पर प्रकट होने वाली ऐसी चमत्कारी मेथड केवल एक टूल हो सकती है शक्तिशाली लोगों के लिए जनता को कंट्रोल करने का। कु हॉन आह भरता है जो आखिरकार अपना सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करता है। जिस मेथड को उसने डाओ चुएंजी से चुराया था वह एक सच्ची पद्धति थी, एक संपूर्ण शास्त्र जो सीधे नेंट सोल रेल्म तक जाता था। उन शब्दों का भार लाइफ एंड को एक शारीरिक झटके की तरह लगता है। वे जिस पर लड़ रहे थे वह सिर्फ एक और स्टेप नहीं था बल्कि वास्तविक शक्ति का एक वास्तविक अटूट मार्ग था। रणनीति बदलते हुए लाइफ एंड एक अफवाह का उल्लेख करता है जिसे उसने एक बार सुना था, अबाउट मॉर्टल्स फ्रॉम द forsaken लैंड सीक्रेटली रिटर्निंग टू द कल्टिवेशन वर्ल्ड। वह बढ़ी हुई दृढ़ संकल्प के साथ साधक को देखता है, ये घोषणा करता है कि जहां धुआं है वहां आग है और जब तक आशा की एक झलक मौजूद है वह हार नहीं मानेगा। कु हॉन केवल अपना सिर हिला सकता है, ये देखकर हक्का बक्का है कि मौत के करीब एक बूढ़ा व्यक्ति इतना लगातार जिद्दी कैसे हो सकता है। अपना अवसर लेते हुए लाए अपना अप्रतिरोध्य प्रस्ताव करता है, उसे वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करो और वह न केवल फ्रीड होगा बल्कि उसके और डाओ चुएंस के सभी खजाने लौटाए जाएंगे। वह आगे झुकता है, उसकी आवाज धीमी है और उसकी दृष्टि तीखी, साधक के संकल्प को अंतिम निर्णायक झटका देते हुए वह कीमत वापस करने का वादा करता है जिसे कु हॉन सबसे ऊपर महत्व देता है। नेंट सोल ट्रू मेथड, एक प्रस्ताव जो अमर को पूरी तरह से हैरान कर देता है। इस असंभव आशा से उसकी आत्मा फिर से प्रज्वलित होती है। कु हॉन सहमत होता है, खुद को मॉर्टल के लक्ष्य को मदद करने के लिए समर्पित करता है और इसलिए साधक के विशाल नॉलेज के उसके उपयोग में होने के साथ लाई सुरागों के लिए एक संपूर्ण थका देने वाली खोज शुरू करता है। अनगिनत प्राचीन रिकॉर्ड्स पर झांकता है। वह सेना को एकत्रित करने के लिए ग्रैंड ट्यूटर के रूप में अपने पूर्ण अधिकार का उपयोग करता है। बड़े पैमाने पर प्राचीन कब्रों की खुदाई करता है, अपने लोगों और अपने दरबार के गुस्से को अनदेखा करता है। लेकिन 16 इयर्स लेटर खोज ने कुछ भी नहीं दिया है और एक अंधेरे भूमिगत कक्ष में एक ओल्ड एंड फ्रेल लाइफ एंड अपने जीवन के अंत का सामना करता है। वह अपनी खुद की जीवन शक्ति को फीका पड़ता हुआ महसूस कर सकता है, हवा में टिमटिमाती हुई एक मोमबत्ती किसी भी पल बुझने के लिए तैयार। ये जानते हुए कि उसका अंत करीब है, वह भंडारण रिंग की सामग्री की पुष्टि करने के लिए एक अंतिम कार्य करने का संकल्प लेता है जिसे उसने प्राप्त किया था।
वह नाइन्थ सोल स्क्रॉल को घूरता है, एक मॉर्टल के रूप में इसका आनंद लेने के लिए कोई फॉर्चून नहीं होने के साथ खजाने के एक माउंटेन पर कब्जा करने की क्रूर विडंबना पर विलाप करता है। उसका ध्यान फिर डाओ कुआन स्वॉर्ड की ओर मुड़ता है, कु होंग के दावे को याद करता है कि ऐसे अद्भुत आइटम्स अपने मास्टर के नष्ट होने पर अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन जैसे ही वह जंग लगी तलवार का निरीक्षण करता है, उसकी सुप्त एनर्जी की एक झलक उसकी आंख को पकड़ती है, जिससे एक अचानक चौंकाने वाला एहसास उठता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट होती है, हथियार को एक डेड आर्टिफैक्ट के रूप में नहीं बल्कि एक रिचार्जेबल आइटम के रूप में पहचानती है और एक सरल सवाल पूछती है, प्रोसीड विद रिचार्ज। इस अप्रत्याशित अवसर का सामना करते हुए लाई फैन एक पल की झिझक के बिना अपना निर्णय लेता आइटम को रिचार्ज करने के लिए सिस्टम के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। जैसे ही जंग लगी स्वॉर्ड शुद्ध डेटा में घुल जाती है, उसका सिस्टम पुष्टि करता है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आर्टिफैक्ट को एंकर चार्ज के 1% में परिवर्तित कर रहा है। ये छोटा लाभ एक गेम चेंजिंग न्यू फीचर प्रकट करता है। एक दूसरा एंकर पॉइंट को अनलॉक करने की क्षमता उसे अपनी भविष्य की नकली स्थितियों में अभूतपूर्व लचीलापन प्रदान करता है। यह महसूस करते हुए कि अद्भुत आइटम्स उसके सिस्टम को चार्ज करने की कुंजी है, एक भयंकर दृढ़ संकल्प उसे भर देता है। इस छोड़ी हुई भूमि से किसी भी कीमत पर भागने के उसके संकल्प को मजबूत करता है। साधक के सामान से एकमात्र सच्चा मूल्य निकालने के बाद वह शेष तुच्छ वस्तुओं को फेंक देता है और इस जीवनकाल पर किताब बंद करने की तैयारी करता है। तारांकन। इस टाइमलाइन के लिए उसका लक्ष्य हासिल होने पर वह सिमुलेशन को समाप्त करने के लिए अपने अल्टीमेट एबिलिटी ट्रूथ रिटर्निंग सिस्टम को बुलाता है। अपने जीवनों के केंद्र पर खड़ा होकर वह अन्य विकल्पों को छोड़ देता है। उसकी रणनीति स्पष्ट है, क्योंकि वह अपने साथ एक भौतिक वस्तु वापस लाने का चुनता है। हालांकि सिस्टम उसे एक निराशाजनक सीमा प्रस्तुत करता है। वह स्टोरेज रिंग की पूरी सामग्री नहीं रख सकता, लेकिन उसे एक एक वस्तु का चयन करना होगा। इस चुनाव का सामना करते हुए निर्णय स्पष्ट है। वह नैन्थ सोल ट्रू मेथड का चयन करता है, जो अब तक का सबसे कीमती खजाना है। सिस्टम उसके चॉइस की पुष्टि करता है, लेकिन एक आश्चर्यजनक नए पदनाम के साथ। साधना पद्धति अब स्थायी रूप से बंधी हुई है उसके ट्रूथ रिटर्निंग सिस्टम से। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह इस विशाल रणनीतिक लाभ को समझता है जो यह उसे भविष्य की सभी योजनाओं के लिए देता है। वह पिछली लाइफ में अपने कोर्ट से तीव्र विरोध को याद करता है, यह महसूस करते हुए कि ऐसी कठोर अस्पष्टीकृत कार्रवाई शुरू से ही अस्थिर थी। लेकिन अब एक सच्ची साधना पद्धति से सशस्त्र, वो पूरी दुनिया की मानसिकता को सूक्ष्म रूप से बदलने के लिए 20 साल खर्च करने की एक नई, कहीं अधिक धैर्यवान योजना तैयार करता है। और इसलिए उसका छठा लाइफ खुले बल से नहीं, बल्कि शांत इन्फ्लुएंस से शुरू होता है। एक छद्म संगठन के माध्यम से दुनिया में लंबे समय से खोए हुए प्राचीन ग्रंथों को बीज रहा है। उसकी योजना पूरी तरह से सामने आती है जब सम्राट गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, तो उसका प्राचीन खोज विद्यालय सुविधाजनक रूप से एक चमत्कारी एलिक्सिर प्रदान करता सिंहासन का समर्थन सुरक्षित करता है। वर्षों बाद एक प्रीफेक्ट के रूप में वह शानदार ढंग से ऑर्केस्ट्रेट्स एक प्रमुख कब्र लूट का मामला। इसका उपयोग एक हल्की सजा के लिए दबाव डालने के लिए करता है, सूक्ष्म रूप से अतीत को खोजने के कार्य को सामान्य बनाता है। ये जिज्ञासा का बीज जो वर्षों पहले बोया गया था, जुनून में खिलता है। बूढ़ा होता सम्राट अब एक और एलिक्सिर के लिए बेताब प्राचीन कब्रों की राष्ट्रव्यापी खुदाई का आदेश देता है। हालांकि सम्राट अपनी अमरता की गोली बिना पाए मर जाता, लाइफ एंड्स वास्तविक लक्ष्य हासिल हो जाता है। प्राचीन रहस्यों की खोज अब राष्ट्र की कल्चर में बस गई है। सिंहासन पर अपने पपट प्रिंस ऑफ लंगा के साथ वह एक बार फिर पर्दे के पीछे से दुनिया का नियंत्रण जब्त करता है। ईयर 23 तक व्यापक एक्सकवेशंस एक खोए हुए इतिहास को एक साथ जोड़ना शुरू कर देती हैं। एक लंबे समय से फॉरगॉटन डायनेस्टी कई के नाम को प्रकट करती है। अवसर लेते हुए लाइफ एंड दुनिया को एक महान इनाम जारी करता, किसी को भी जो इस खोए हुए युग से एक कब्र का पता लगा सकता है उसे मार्क का शीर्षक देता है। उसकी योजना साल बाद कई एम्परराइजिंग की भव्य कब्र की खोज के साथ चरम पर पहुंचती, जिसमें वह अपने व्यक्तिगत अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। मशाल की रोशनी मुख्य मार्ग की दीवारों को ढकने वाली प्राचीन जीवंत भित्ति चित्रों को प्रकट करती है। 1000 वर्षों के गुजरने के बावजूद कलाकृति के जटिल विवरण पूरी तरह से संरक्षित रहते हैं। वे आखिरकार मुख्य दफन कक्ष पर पहुंचते हैं, एक लुभावनी गुफा जिसमें चमकदार मोतियों की एक छत है जो रात के आकाश की नकल करती है।
वह अपने सामने दृश्य पर आश्चर्यचकित होता है, यह मानते हुए कि तैरती चोटियों को जोड़ने वाले अदृश्य रास्ते वास्तव में एक अमर का काम है। सबसे ऊंची चोटी के ऊपर उन्हें एक साधारण फूस की झोपड़ी मिलती, जो करीब से जांच करने पर शुद्ध सोने के अनगिनत धागों से बुनी हुई है। इस शानदार स्ट्रक्चर को सम्राट का वास्तविक ताबूत सही ढंग से अनुमान लगाते हुए वह अपने 2 गार्डों को दरवाजा खोलने का आदेश देता है। जैसे ही भारी दरवाजे खुलते हैं, टॉर्च लाइट आंतरिक भाग को भर देती, भीतर रखे रहस्यों को प्रकट करती है। जो दृश्य उनका स्वागत करता है उस पर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। एक बॉडी के बजाय हट में याइजिंग के लिए एक साधारण मकड़ी के जाले से ढकी मेमोरियल टैबलेट होती है। उसे टहंग सेक तहांग पंथ के एक बाहरी शिष्य के रूप में पहचानती है। वह कहानी के टुकड़ों को जोड़ता है। ये सम्राट महज एक बाहरी शिष्य था जिसने कभी भी वास्तव में साधना शुरू नहीं की और अंततः यहाँ निर्वासित हो गया था। ये खोज एक विरोधाभास पैदा करती है। कु हॉन के अनुसार महान माइग्रेशन से पहले सभी पंथ नष्ट हो गए, जिसका मतलब है कि एक छिपी हुई कहानी होनी चाहिए। वह ये सिद्धांत देता है कि याइजिंग को उसके पंथ द्वारा इस दुनिया में माइग्रेशन की देखरेख करने के लिए सौंपा गया था। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए उड़ने वाले संदूक को खोजने की आशा करते हुए दिनों बाद एक निष्फल खोज के बाद एक एजेंट रिपोर्ट करता है कि पास के एक उपस्थिति कब्र में दफन सामान की एक सूची पर उड़ने वाले संदूक शब्द पाए गए। उसकी आशाएं तुरंत चकनाचूर हो जाती हैं क्योंकि एजेंट प्रकट करता है कि मकबरा को साल पहले लूटा गया था। वह कलाकृति जिसे वह खोज रहा था बहुत पहले चला गया। कड़वी निराशा की एक भावना उस पर छा जाती है क्योंकि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता है। वह क्रोध के एक दौरे में फट पड़ता है। इतने करीब फिर भी इतनी दूर होने की परिचित भावना उसे सीमा से परे धकेलती है। एक मेज को टुकड़ों में तोड़ते हुए वह हताशा में चिल्लाता है कि आशा की हर झलक एक अप्राप्य भ्रम साबित होती है। उसके आदमी केवल मौन में घुटने टेक सकते हैं क्योंकि उसका क्रोध कमरे को भर देता है। उसकी भारी सांस लेना एकमात्र आवाज है। इच्छाशक्ति के शुद्ध बल से खुद को शांत करते हुए उसकी आंखें ठंडे क्रोध के साथ चमकती हैं क्योंकि वह दुनिया को एक नया और भी बड़ा इनाम जारी करता है। 10 वर्ष बीत जाते हैं। समय रेखा को एंकर ईयर 35 तक लाते हैं जब एक नकाबपोश आकृति उसके सिंहासन के सामने घुटने टेकती है। एजेंट अविश्वसनीय खबर लाता है जो लाइव फैंस आशा को फिर से जलाती है। एक अमर की कब्र मिली है। वह समझाता है कि एक खुदाई टीम को एक रहस्यमय शक्ति द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। एक मकबरा जिसे उनके सबसे अनुभवी दिग्गजों ने भी भेद नहीं पाए। यह महसूस करते हुए कि यह कोई सामान्य कब्र नहीं है, लाइव फैंस आंखें चमक उठती है उन्मत्त उत्तेजना के साथ क्योंकि वह इसे तुरंत खोलने का एक निर्णायक आदेश देता है। वह अपने कुलीन सैनिकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ने और उड़ने वाले संदूक से मिलती जुलती कोई भी चीज मिलने पर तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश देता है। कुछ क्षण बाद एक एजेंट हांफते हुए वापस भागता है, ये रिपोर्ट करते हुए कि विवरण से मिलती एक वस्तु दफन सामान के बीच मिली है। सभी शिष्टता को भूलकर लाइव फैन खुद नई खुली कब्र में दौड़ता है। उसका दिल आशंका से धड़क रहा है। वह अपने सामने वस्तु पर अविश्वास के साथ आंखों को चौड़ा करके रुक जाता है। अपने सामने खड़ा होकर छोटा और साधारण लेकिन एक प्राचीन शक्ति को विकिरणित करते हुए पौराणिक उड़ने वाला संदूक है। प्राचीन मकबरे में खड़ा होकर लाइव फैन छोटी लकड़ी की नाव को घूरता है। वह उड़ने वाला संदूक जिसे वह जीवन काल से खोज रहा है। जबकि कब्र मालिक के अंतिम शब्द पूरी कहानी प्रकट करते हैं। वह सीखता है कि मकबरा केन हॉन की है, एक साधक जो 3000 वर्ष अगो यहाँ भाग आया था, केवल इस आत्मा रहित भूमि में धीरे धीरे अपनी शक्ति को सूखते हुए पाने के लिए। भागने के लिए हताश सन हॉन ने सही ढंग से अनुमान लगाया था कि एक उड़ने वाला संदूक महान माइग्रेशन से छोड़ दिया गया हो सकता, जिससे वही याइजिंग्स मकबरे के लिए दशकों लंबी खोज पर आगे बढ़ा। हालांकि उसे संदूक मिली, उसकी आशा निराशा में बदल गई। कलाकृति क्षतिग्रस्त था और उसे मरम्मत करने का कौशल की कमी थी। वह अंततः अपनी नियति स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया। साधक के अंतिम शब्दों को पढ़ते हुए लियम समझता है कि कब्र का सुरक्षात्मक अवरोध यह मतलब था कि केवल एक अन्य साधक ही प्रवेश कर सकता था। दावा करने के लिए पीछे छोड़ी गई 4 वस्तुओं में से एक का उसकी आंखें तुरंत पहले खजाने पर आकर्षित हो जाती हैं। एक पत्थर का टुकड़ा जिसे उसकी प्रणाली ने स्वर्ग और पृथ्वी की अद्भुत वस्तु के रूप में पहचाना है। वह ये निष्कर्ष निकालता है कि यह मकबरे का रक्षक था, लेकिन निराशा के साथ महसूस करता है कि मायाज़्मत जिसे उसने बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए उपयोग किया है उसने शायद भ्रष्ट कर दिया है इसे एक साधारण पत्थर में।
दूसरे भेद पर अपना ध्यान मोड़ते हुए वह 2 साधना स्क्रोल्स का जांच करता, एक कई कंडेंसेशन के लिए और दूसरा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए। हालांकि उसकी आंखें संदेह में सिकुड़ जाती हैं क्योंकि प्रणाली एक चौंकाने वाला विवरण प्रकट करता है। प्रत्येक विधि एक व्यक्ति द्वारा पहले से ही साधना की जा रही है। वह संक्षेप में इसे एक जाल मानता है, लेकिन विचार को खारिज कर देता, ये जानते हुए कि 3000 वर्षों के बाद मूल साधक बहुत पहले धूल में मिल गया होगा। अचानक एक कहीं अधिक भयानक संभावना उस पर छा जाती है क्योंकि वह एक मास्टर प्रतिलिपि के अस्तित्व पर विचार करता है। वह बाहरी दुनिया के भ्रष्ट चक्र का निष्कर्ष निकालता है जहां प्रमुख शक्तियां साधना विधियों को पुनः जारी करती हैं जिस क्षण उनके पिछले उपयोगकर्ता मर जाते हैं। अनगिनत आत्माओं को संसाधनों के लिए एक चक्की में फंसाती हैं। प्रणाली की भ्रष्टता पर अपना सिर हिलाते हुए वह दूषित स्क्रोल्स को बेकार के रूप में खारिज कर देता है और अंतिम वस्तु पर अपना ध्यान मोड़ता है। शुद्ध परमानंद की एक लहर उस पर छा जाती है क्योंकि वह आखिरकार टीहैंग को पकड़ता है, उसकी आजादी की कुंजी और सदियों की योजना का चरम बिंदु। हालांकि प्रणाली इसकी आंतरिक मंत्र निर्माण को क्षतिग्रस्त पुष्टि करता है। एक शरारती आत्मविश्वासी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है क्योंकि वह इसे ठीक करने के लिए सही व्यक्ति को जानता है। अपने योजना को निर्धारित करते हुए वह समय रेखा को रीसेट करता, डाओ चुएंजी और कुहोंग के बीच फीके पड़ चुके टकराव तक 50 वर्ष कूदता है। लेकिन इस बार नीचे से एक शांत आवाज उठती है, उनकी आकाशीय लड़ाई को बाधित करती है, ये सवाल करते हुए कि क्या एक महज स्क्रॉल वास्तव में मरने लायक है। शहर के बहुत ऊपर दोनों साधक रुक जाते हैं, उनका क्रोध क्षण भर के लिए आश्चर्य से बदल जाता, केवल अहंकार पर उस मॉर्टल की जो उन्हें संबोधित करने की हिम्मत करता है। एक राजा की उपस्थिति के साथ खड़ा होकर लाई फैन शांति से दोनों दिव्य प्राणियों को एक साधारण बातचीत के लिए स्वर्ग से नीचे आमंत्रित करता है। जिज्ञासु और हक्का बक्का वे नीचे उतरते हैं और उसके सामने एक सीट लेते हैं। एक भव्य स्वागत भरी हंसी के साथ उसके प्रस्ताव किए गए पे को सावधानी से स्वीकार करते हैं। अपना कप उठाते हुए वह अपनी कहानी बुनना शुरू करता, ये दावा करते हुए कि एक प्राचीन पूर्वज ने भविष्यवाणी की थी कि उनका आगमन उसके कुल के मुक्ति के लिए एकमात्र मौका होगा। उसकी कहानी को होंग की रुचि आकर्षित करती है, जो आगे झुकता है। उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंचती है क्योंकि वह बूढ़े व्यक्ति का नाम पूछता है। 100 जीवन जी चुके किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ बुजुर्ग अपनी पहचान प्रकट करता है। लाई फैन अधिक संदेहवादी डाओ चुएंजी कहानी पर सवाल करता है। यह असंभव पाते हुए विश्वास करना कि कोई भी पूर्वज हजारों वर्षों भविष्य में घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता था। लाई फैन चोटिल आश्चर्य का एक भाव दिखाता, उनकी अविश्वास को एक तेज अधिक दृष्टि से चुनौती देता है। कु होंग उनकी साझा संदेह को आवाज देता, ये समझाते हुए कि उनकी सभी यात्राओं में उन्होंने इतनी अविश्वसनीय शक्ति के साथ निष्कर्ष की एक कला के बारे में कभी सुना भी नहीं। उन्हें लालच लेते हुए देखकर लाई फैन अपना ट्रम्प कार्ड चलता है, लापरवाही से यह पूछते हुए कि क्या वे पौराणिकता इंसेक्ट से परिचित हैं। नाम कु होंग को एक शारीरिक झटके की शक्ति से लगता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह ठीक उसी निष्कर्ष की कला के लिए प्रसिद्ध लगभग पौराणिक पंथ को पहचानता है। लाई राहत की एक आह छिपाता है, उसका सावधानी से बनाया गया झूठ सफलतापूर्वक अपने शिकार को फंसाने के बाद वह अपार गर्व के एक भाव के साथ खड़ा होता है। ये पुष्टि करता है कि उसका पूर्वज वास्तव में उस प्रसिद्ध पंथ का एक सदस्य था। वह मनगढ़ंत कहानी को जारी रखता है, एक पूर्वज की एक तस्वीर पेश करता है जिसने अपनी कम साधना के बावजूद अपने परिवार के साथ रहने के लिए मॉर्टल माइग्रेशन का नेतृत्व करने के लिए स्वैच्छिक रूप से चुना। स्पष्ट रूप से आश्वस्त विस्तृत कहानी से डाओ चुएंजी सीधे मुख्य बात पर आता है, ये पूछते हुए कि लाई ने उनकी लड़ाई रोकने का क्यों चुना। लाई समझाता है कि सहस्राब्दियों में प्रकट होने वाले पहले साधकों के रूप में वे उसके पूर्वज की भविष्यवाणी का जीवित अवतार है और वह उन्हें एक दूसरे को मारने नहीं दे सकता था। डाओ चुएंजी मुस्कुराता है, ये समझाते हुए कि क्रूर बाहरी दुनिया में एक साधना स्क्रॉल पर मौत तक लड़ना केवल सामान्य बात है। महान निराशा का एक प्रदर्शन करते हुए लाई फैन एक भारी आह निकालता है, यह इंगित करते हुए कि उसके पास उनके घातक संघर्ष का वास्तविक समाधान है। सही समय के साथ वह अपना बम गिराता, गोल्डन कोर रेल्म तक सीधे ले जाने वाली एक संपूर्ण साधना पद्धति पर कब्जा करने का दावा करते हुए दोनों भाई सन्नाटे में स्तब्ध हो जाते हैं। उनका लालच और आशा तुरंत असंभव प्रस्ताव से भड़क उठती है और वे उसकी कीमत जानने की मांग करते हैं।
लाइफ एन समझाता है कि उसके पूर्वज की अंतिम इच्छा दो भविष्यवाणी किए गए साधकों द्वारा क्षतिग्रस्त टी हैंग आग की मरम्मत करवाना थी, एक तलवार मास्टर, दूसरा कलाकृति रिफाइनर। डोएनजी पूरी तरह से हैरान है। ये घोषणा करता है कि भविष्यवाणी एक सही मेल है क्योंकि उसकी विशेषता तलवार टेक्निक्स है, जबकि उसका भाई कलाकृति रिफाइनमेंट का एक गुरु है। ये देखते हुए कि उसके लक्ष्य पूरी तरह से फंस गए हैं, लाई घोषणा करता है कि बातें सस्ती हैं और उन्हें खुद वादा की गई पद्धति का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे ही वे पीछा करने की तैयारी करते हैं, डाओ चुआनजी अपने भाई को पीछे खींचता है। ये सवाल करता है कि क्या वह पहले से ही एक को फॉर्मेशन मेथड प्राप्त करने के बाद भी अभी भी संतुष्ट नहीं है। कु हॉन घबराकर सहमत होता है, कुछ अनिच्छा के साथ अपने भाई को मॉर्टल के दावे को सत्यापित करने के लिए अकेले जाने देने का निर्णय लेता है। लाए आगे बढ़ने के लिए मुड़ता है। एक ठंडी शिकारी चमक उसकी आंख में है क्योंकि वह अनजान डाओ चुएनजी को उसके जाल के अंतिम चरण की ओर मार्गदर्शन करता है। एक अंधेरी सुनसान गुफा में प्रवेश करने पर डाओ चुएनजी's विकसित सहज ज्ञान अचानक भड़क उठते हैं और वह महसूस करता है कि उसने एक भयानक गलती कर दी है। वह भय में पीछे कूदता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि वह अमर मॉर्टल मायाज्मा की मोटी, दम घोंटने वाली आभा को पहचानता है, उसी पदार्थ से दागदार जो साधकों को अपंग करता है। लाइफ एंड शांति से कहता है कि किसी को अपने सबसे बड़े खजाने की रक्षा करते समय सावधान रहना चाहिए। डर के एक संकेत के बिना वह मायाज्मा गुफा में गहराई से इशारा करता फंसे हुए साधक को अपने पुरस्कार को देखने के लिए आमंत्रित करता है। वह ताड़पत्र प्रस्तुत करता है, उसका शीर्षक अब अपनी पूरी महिमा में प्रकट हुआ। A Thousand Mysteries जेड कॉस्मोस गोल्डन चैप्टर, एक सच्चा नेम सोल रेल्म मेथड। दृष्टि डाओ चुएनजी's मन को सदमे की एक स्थिति में भेजता है। उसके सामने खजाना जितना उसने कभी सोचा भी होगा उससे अत्यधिक मूल्यवान है। एक हल्की संतुष्ट मुस्कान लाइफ एंस होठों पर बनती है। सब कुछ ठीक वैसे ही सामने आ रहा है जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। वह फिर अपनी हेरफेर का एक महत्वपूर्ण भाग प्रकट करता, ये स्वीकार करते हुए कि उसने इसे केवल को फॉर्मेशन मेथड दावा किया था ताकि कुख्यात लालची कु हॉन को लापरवाही से कार्य करने से रोका जा सके। नेट सोल मेथड से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध डाओ चुएनजी मॉर्टल के तेज दिमाग की तारीफ करता है और अपने भाई को अपनी पूरी ताकत से संदूक की मरम्मत करने के लिए राजी करने की कसम खाता है। लियम एक दिल खोलकर हंसी निकालता अमूल्य स्क्रॉल को सौंपने के एक वादे के साथ उनके समझौते को सील करता है जिस क्षण संदूक पूरी तरह से काम करने लायक है। मुख्य हॉल में वापस कु हॉन टहलता है, उसका मन इस संभावना से भस्म है कि यह मॉर्टल वास्तव में ऐसे खजाने पर कब्जा करता है। उसके विचार डाओ चुएनजी की वापसी से बाधित होते हैं, जो सांस रोक देने वाली उत्तेजना के साथ पुष्टि करता है कि उसने मेथड को अपनी खुद की आंखों से देखा है। पुष्टि कु हॉन्स अंतिम संयम को तोड़ देता है। उसका चेहरा शुद्ध लालच के एक मुखौटे में मुड़ जाता है क्योंकि वो महज मॉर्टल से बलपूर्वक खजाना लेने का निर्णय लेता है। जैसे ही उसका भाई लालच से उबलता है, डाओ चुएनजी उसे चेतावनी देता, उसे याद दिलाता है कि लाइफ एन भयानक टाइंग सेक्ट का एक वंशज है और उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। वह बुद्धिमानी से इंगित करता है कि यदि वे हमला करते हैं तो एक हताश लाइफ एंड नेट सोल मेथड के अस्तित्व को दुनिया को प्रकट कर सकता, जिससे उन्हें अनंत परेशानी होगी। इस तर्क से आश्वस्त कु हॉन्स लालच उत्साह में बदल जाता है। टैंगाक्स गहन कारीगरी पर आश्चर्यचकित होता है और मरम्मत को अपने खुद के डाव को आगे बढ़ाने के एक मौके के रूप में देखता है। कई दिनों के सघन कार्य के बाद वे संदूक के मरम्मत किए गए को लाइफ एन को प्रस्तुत करते हैं, ये समझाते हुए कि उसके अधिकांश कार्य अब पूरी तरह से बहाल हो गए हैं। लाइफ एन चमकते हुए कलाकृति को पकड़ता है, उसकी अपार शक्ति को महसूस करता है। यह आश्वस्त है कि हालांकि यह एक साधक के हमले का शायद सामना न कर पाए, ये ग्रेट इमॉर्टल सेवरिंग फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक है। कु हॉन संदूक की क्षमताओं को समझाता, उसके 3 परिवर्तनों का विस्तार से बताता है और यह पुष्टि करता है कि उसने उनके 100 मीटर रूप में उनके भागने के लिए पर्याप्त ईंधन प्रदान किया है। एक धूर्त मुस्कान के साथ वो फिर मॉर्टल का परीक्षण करता है, यह इंगित करते हुए कि संदूक का संचालन एक साधक के दिव्य सेंस की आवश्यकता होती है और उसके लिए करने का प्रस्ताव करता है। लेकिन दोनों अमर के परम आश्चर्य के लिए लाइफ एन आसानी से नियंत्रण लेता है और विशाल संदूक उसके अकेले आदेश के तहत आकाश में उठती है। कु हॉन केवल अविश्वास में घूर सकता है, ये समझने में असमर्थ है कि एक महज मॉर्टल ऐसी असाधारण क्षमता कैसे रख सकता था।
लाइफैन विनम्रता से हंसता है, इसे एक मामूली चाल के रूप में खारिज करता है और 1000 साल पुराना सपना पूरा करने में उनकी प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। अब जब उनके सौदे का अंत पूरा हो गया है तो साधक उत्सुकता से वादा की गई साधना पद्धति मांगते हैं। 3 दिनों बाद नेंट सोल मेथड उनके कब्जे में होने के साथ दोनों भाई लाइफैन को एक अंतिम विदाई देने आते हैं, इससे पहले कि उनके साधना बेसिस और गिरावट हो छोड़ने के लिए उत्सुक हैं। सद्भावना के आश्चर्यजनक प्रदर्शन में कुहोंग अपनी छाती थपथपाता है और लाइफैन को कैंजन माउंटेन रेंज में उसे खोजने के लिए आमंत्रित करता है यदि वह कभी भागने का प्रबंधन करता है। वह निर्माण के निकास के पास के क्षेत्र का एक हाथ से बनाया गया नक्शा भी प्रदान करता उनकी यात्रा से पहले एक अंतिम विदाई उपहार। कुछ और औपचारिकताएं के बाद दोनों साधक प्रकाश की धारियों में बदल जाते हैं, आखिरकार मॉर्टल छोड़ी हुई भूमि से प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वे आकाश के माध्यम से ऊपर उठते हैं, कुहोंग लाइफैन्स के उल्लेखनीय चरित्र पर टिप्पणी करता है। यह विलाप करता है कि भले ही वह भाग जाता है, उसका छोटा मॉर्टल जीवन काल पहले से ही अपने अंत के करीब पहुंच रहा है। डाओ चुआनजी सहमत होता है, ये दर्शाता है कि दीर्घायु के बिना बाकी सब एक भ्रम है। ठीक उसी कारण से वे लड़ते और मारते हैं, इसके एक मौके के लिए भी। कुहोंग्स जिज्ञासा फिर उसका उस पर हावी हो जाती है और वह अपने भाई से पूछता है कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे कौन सी साधना पद्धति दी। एक जानकार मुस्कान के साथ डाओ चुएंजी चतुराई से सवाल को टाल देता गोल्डन को स्टेज तक सफलता पाने के बाद अपनी बाध्यताओं को पूरा करने का वादा करता है। जैसे ही वे गहरे खंडहर के करीब पहुंचते हैं, वह चंचल रूप से अपने भाई को चुनौती देता ये सवाल करता है कि क्या वह नीचे घूमती हुई धुंध के माध्यम से साहस करने की हिम्मत करता है। कुहोंग एक जोरदार हंसी निकालता ये घोषणा करता है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि वह गहरे गड्ढे में सिर के बल कूदता है। इस बीच ईस्टर्न अबिसल रूइंस में एक बहुत ही अलग यात्रा शुरू होने वाली है। टेहांग आर्क्स कॉकपिट के अंदर एक बूढ़ा लाइफैन अपने शेष समय को गणना करता, यह महसूस करते हुए कि 14 वर्षों में जब तक धुंध छंटती है वह संदूक को संचालित करने के लिए बहुत बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा। इस जीवन में चिपके रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा होने पर वह एक साहसी निर्णय लेता है। वह इंतजार नहीं करेगा बल्कि ग्रेट इमॉर्टल सेवरिंग फॉर्मेशन की वास्तविकता का परीक्षण करेगा। आज संदूक शक्ति के साथ उछलती है, मकबरे की गहराइयों से ऊपर उठती है और आकाश की ओर तेजी से जाती है। यह अबिसल रूइंस की घनी धुंध में कूदती है। बाहर की दुनिया सफेद रंग के एक विशाल अवास्तविक विस्तार बन जाती है। अचानक पूरा जहाज हिंसक रूप से हिलने लगता है जैसे कि यह शक्ति की अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। लाइफैन तुरंत खुद को संभालता है जो घातक एस्ट्रल विंड लेयर को पहचानता है और संदूक के शक्तिशाली सुरक्षात्मक फॉर्मेशन के लिए अपनी दूरदर्शिता को धन्यवाद देता है। विंड ब्लेड्स के तूफान को सावधानी से पार करने के एक थकाऊ आधे घंटे के बाद संदूक आखिरकार परत से पार निकलती है। हिंसक कंपन तुरंत रुक जाते हैं, अनंत चकाचौंध करने वाली रोशनी से बदल जाते हैं जो कॉकपिट को भर देती है। वह अचानक एक शक्तिशाली भ्रम में बह जाता, एक जीवन काल उसकी आंखों के सामने चमकता है जहां वह भाग जाता है, एक दुर्लभ विधि खोजता है और महज 100 वर्षों में अपना गोल्डन को बनाता है। भ्रम और गहरा होता है, उसे अमर रेल्म तक ऊपर उठते हुए दिखाता है, पदों पर चढ़ते हुए जब तक कि वह सर्वोच्च अमर सम्राट बन जाता है। उसकी प्रेत यात्रा जारी रहती है, देव रेल्म के अवरोध को तोड़ते हुए, जहां वह 10,000 वर्षों तक उसके सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बनने के लिए साधना करता है। दृष्टि आदिम देव रेल्म में उसके आरोहण में चरम पर पहुंचती है, एक विनम्र द्वारपाल के रूप में एक बार फिर से शुरू करता है। वह हिंसक रूप से वास्तविकता में वापस झटके से आता है, उसका सिर घूम रहा है क्योंकि वह खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। भ्रमित, वह भ्रम पर सवाल करता है, एक झटके के साथ महसूस करता है कि संदूक अकथनीय रूप से मुड़ गई है। नक्शे को देखते हुए वह देखता है कि वह लुकरी लाइट लेयर से गुजर गया है और उत्क्रमण लेयर नामक एक जगह पर पहुंच गया है। वह ये निष्कर्ष निकालता है कि संदूक में एक स्वचालित नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए जिसने तब काम करना शुरू कर दिया। जब वह होश खो बैठा, उसे भ्रम से बचाते हुए, यह महसूस करते हुए वह एक नई योजना तैयार करता है जो बस शक्ति प्रदान करने और प्राचीन जहाज को घातक परतों के माध्यम से खुद को मार्गदर्शन करने की अनुमति देने के लिए है। संदूक से ही एक अंतर्ज्ञान उसके सिद्धांत की पुष्टि करता है। जैसे ही वह आगे तेज होता है, एक स्पष्ट दिशा भेजता है। जैसा उसने आशा की थी, वह सुचारू रूप से पहुंचता है चौथी परत पर, एक जलता हुआ हेल्सकेप जिसे बहती आग लेयर के रूप में जाना जाता है।
ये स्पष्ट हो जाता है कि संदूक के निर्माता ने एक चोर दरवाजा जरूर बनाया होगा, एक ऑटोमेटिक पायलट जो उसे इमॉर्टल फॉरसेकन कॉन्टिनेंट के माध्यम से सुरक्षित रूप से संचालित करने की अनुमति देता है। प्राचीन जहाज पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए वह नियंत्रण छोड़ देता है और कच्ची शक्ति प्रदान करता है, संदूक को अपने दम पर उड़ने की अनुमति देता है। संदूक असंभव सटीकता के साथ संचालित होती है, आसानी से खतरनाक गहन बर्फ लेयर से गुजरती है। यह अपनी यात्रा जारी रखती है, बिना किसी खरोंच के तूफान लेयर की चटकती बिजली के माध्यम से बुनाई करती है। करीबी चूकों से भरा एक यात्रा के बाद, लेकिन कोई वास्तविक खतरा नहीं, वह आखिरकार सातवीं और अंतिम अवरोध अंधेरे लेयर पर पहुंचता है। कुहॉन के ज्ञान के अनुसार ये परत सबसे सुरक्षित है, कथित तौर पर अंधेरे का एक साधारण पैच से अधिक कुछ नहीं। उसका दिल उत्साह से धड़कता है। 6 जीवनकाल के संघर्ष के बाद साधना जगत इस अंतिम घूंघट के ठीक परे है, लेकिन जैसे ही संदूक काले रंग के माध्यम से तेजी से जाती है, विशाल रेजर दांतों वाले जबड़े की एक जोड़ी शून्य से साकार होती है, और अपने अंतिम क्षण में वह सिम्युलेशन के समाप्त होने पर केवल अपने प्रणाली को सक्रिय कर सकता है। अपने कमरे में वापस लाए फैन हवा के लिए हाँफता है, उसका मन अपनी मृत्यु के सदमे से घूम रहा है। ये सोच रहा है कि उसने एक राक्षस का सामना क्यों किया जिसे दोनों साधकों ने कभी नहीं देखा। वह ये सिद्धांत देता है कि यह एक अभिभावक होना चाहिए जो विशेष रूप से मूर्ताओं को निशाना बनाता है, एक अंतिम अपरिहार्य जाल। हालांकि वह अंतिम सेकंड में विफल रहा, इस जीवन के लाभ अपार हैं। टाइंग आग को बरकरार रखने का चयन करते हुए वह तुरंत अपना 7वां जीवन शुरू करता है। इस बार वह वर्ष 4 में मकबरे पर जाता है, जो स्टील के डिफेंसेस को नष्ट किए बिना धीरे धीरे क्षय करने के लिए एक मायाज्म स्प्रे का उपयोग करता है। कमजोर कलाकृति पर अपना हाथ रखते हुए उसे एक बार फिर इसे रिचार्ज करने का विकल्प प्रस्तुत किया जाता है। वह स्वीकार करता है और उसका एंकर चार्ज 25% बढ़ जाता, जिससे वह एक सेकंड एंकर पॉइंट को अनलॉक करने के एक स्पष्ट मार्ग पर आ जाता है। मकबरे को फिर से सील करने के बाद वह खुद को वर्ष 5 में पूर्वी गहरे खंडहर की ओर अदम्य रूप से वापस खींचा जाता पाता है। वह कगार पर खड़ा होता है, खुद से यह वादा करता है कि वह केवल एक नजर डालेगा और खड्ड में नहीं उतरेगा। फिर भी उसकी आंखें एक जलती हुई इच्छा के साथ चमकती हैं। वह जानता है कि तनाक अब उससे बंधी हुई होने के साथ अमर रेल्म तक एक सुचारू यात्रा उसकी पकड़ में है। वह एक हिचकिचाता हुआ कदम आगे लेता है, ये सवाल करता है कि जब आजादी इतनी करीब है तो और 15 साल ऑफ इंतजार करने की समझदारी क्या है। संकल्प की एक लहर उस पर छा जाती है, क्योंकि वह अपनी खुद की कायरता पर उपहास करता ये सवाल करता है कि अगर वह एक जोखिम लेने से इतना डरता है तो वह कभी कैसे हासिल कर सकता है महान दाव। आग की आंखों से गहरे गड्ढे में घूरते हुए वह खुद को मजबूत करता यह आश्वस्त है कि जब तक वह राक्षस से बचने के लिए काफी सावधान है, वह आखिरकार इस शापित जगह को हमेशा के लिए छोड़ सकता है। हे गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दो।